आज की क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी से डील करने के पहले हमें उसके कुछ यहाँ पर स्टेटस को डील करना पड़ेगा कि आखिर उसका जोग्राफिकल स्टेटस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, जुडिशियल एटसेट्रा। सो वन बाय वन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हम बात करें जोग्राफिकल स्टेटस की, तो जोग्राफिकल स्टेटस के अंदर क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें एमपी के जोग्राफिकल एक्सटेंट के साथ डील करना पड़ेगा कि आखिर उसका लैटिट्यूड या फिर उसका लॉन्गिट्यूड जो है वो कहाँ तक जाता है। अदर देन दिस अगर हम बात करें तो जोग्राफिकल एक्सटेंट के अंदर आने वाली चीज़ें क्या रहेंगी, तो एमपी का रेनफॉल किस तरीके का है, कौन सा वो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल होता है, जहाँ पर कम रेनफॉल होता है। फिर हम डील करेंगे इसके क्लाइमेट के साथ कि आखिर यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा आपको, कहाँ पर इसका एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करें जोग्राफिकल एक्सटेंट के अंदर, तो आप इसके सेंटर पॉइंट्स के साथ डील कर सकते हो कि एमपी में अगर कुछ स्पेशलिटी है, कहीं से अर्थ का सेंटर पॉइंट जो है वो निकलता है या फिर आपके जो जोग्राफिकल इंडिया है उसका सेंटर पॉइंट कहीं पर लाई करता है, तो उन एस्पेक्ट्स को हम इसमें देखेंगे। फिर बात करें अगर एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या कैटेगरीज आने वाली है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम डील करेंगे कि सबसे पहले तो एमपी में नंबर ऑफ डिवीजन्स जो है वो कितने हैं। तो भाई एमपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो 10 डिवीजन है। फिर डिवीजन के अलावा और क्या आता है, तो डिवीजन के अलावा आता है नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो एट प्रेजेंट 2023 में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एमपी के अंदर है 53 डिस्ट्रिक्ट। तो टोटल 53 डिस्ट्रिक्ट जो है वो एमपी के अंदर आती है। इसके बाद आ जाता है आपका डेवलपमेंटल ब्लॉक्स। डेवलपमेंट ब्लॉक्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर टोटल नंबर आएगा आपका 313। इसके अलावा होता है आपकी तहसीलें वगैरह, तो वो आपको अराउंड 450 यहाँ पर देखने को मिलेगी। देन ग्राम पंचायत जो कि आपको 24,000 के अराउंड देखने को मिलेगी। ये जो डाटा है ये फ्लक्चुएट करता रहता है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम देखें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है वो डील करेगा यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स से कि एमपी का कहाँ पर कितना प्रेजेंटेशन है। कि अगर हम बात करें पॉलिटिकल में, तो पॉलिटिकल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इसकी कितनी सीट्स आती हैं, देन लोकसभा के अंदर, देन राज्यसभा के अंदर, और पर्टिकुलर अगर कहीं पर कोई रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है तो उसे भी देखेंगे। जुडिशियल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो यस, हमारे एमपी के अंदर हाई कोर्ट आता है और इस हाई कोर्ट की बेंचेस भी यहाँ पर लाई करती है, तो इनके साथ डील करेंगे। देन अगर हम बात करें इकोनॉमिकल, तो एमपी की इकोनॉमी जो है वो मेनली एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। उसके अलावा हमारे यहाँ कई सारे मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। तो वन बाय वन हम यहाँ पर सारे ही टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पर कि एमपी जो है वो किस किस के साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। तो एट प्रेजेंट ये मैप जो आप लोग देख रहे हो, ये मैप है यहाँ पर 2023 का, कि एट प्रेजेंट आपके एमपी का मैप जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब बात करें हम यहाँ पर किस किस से ये बाउंड्री को शेयर करता है, तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है यहाँ पर आ जाएगा आपका गुजरात। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा राजस्थान, देन इस साइड पर आ जाएगा यूपी, इधर आ जाएगा छत्तीसगढ़ एंड इधर आ जाएगा महाराष्ट्र। तो एट प्रेजेंट एमपी जो है वो अपनी बाउंड्री टोटल कितने नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ शेयर करता है, 5 स्टेट्स के साथ शेयर करता है। इधर क्या है, गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। बट ये बात तो अभी 2023 की है। उसके पहले अगर हम बात करें तो एमपी का फॉर्मेशन हुआ है आपका 1 नवंबर 1956 को। सो उस समय एमपी जो है वो किस किस के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता था, इसे हमें देखना होगा। तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स छत्तीसगढ़। तो इस तरीके का एमपी का कुछ शेप होता था। अब नंबर ऑफ स्टेट्स की अगर हम बात करें तो गुजरात के साथ बाउंड्री शेयर करता था। गुजरात के बाद आप इस साइड पे राजस्थान देख सकते हो, देन इधर यूपी आ जाएगा, फिर इस साइड पे बिहार आ जाएगा, देन अगर बात करें इधर उड़ीसा आ जाएगा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश। एंड 1960 के बाद का अगर हम स्टेटस देखते हैं तो 1960 में एक स्टेट क्रिएट हुआ था जिसका नाम था महाराष्ट्र। सो हमें तो बस ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के अलग होने के पहले एमपी जो है वो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता था। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जिससे एमपी अपनी बाउंड्री शेयर करता था 7 हुआ करते थे। एट प्रेजेंट एमपी कितनों से शेयर करता है, 5 स्टेट से शेयर करता है। सो ये आपको बेसिक इसकी बाउंड्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम एमपी के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझेंगे। तो कहीं पर इसका नदर्न पॉइंट होगा, कहीं पर सदर्न, ईस्टर्न एंड देन वेस्टर्न।
तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एमपी की जो सबसे सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है इसकी बुरहानपुर। एंड नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो दैट इज मोरेना, मतलब यहाँ पर इसका नदर्न पॉइंट आएगा, यहाँ पर इसका सदर्न पॉइंट आएगा। तो अगर हम लैटिट्यूड वाइज डिस्कस करें तो इसका लैटिट्यूड आपको 21/6 नॉर्थ से लेकर 26/30 नॉर्थ तक देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम आ जाते हैं लॉन्गिट्यूड पे, तो लॉन्गिट्यूड में ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आता है सिंगरौली में एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा अलीराजपुर में। तो इसमें भी आपको याद रखना है 74 डिग्री 9 ईस्ट से लेकर ये आपका पहुंचेगा 82 डिग्री 48 ईस्ट तक। तो ये क्या हो गया टोटल इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब अगर हम किलोमीटर वाइज डील करें तो एमपी जो है वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक टोटल 6055 किलोमीटर में फैला हुआ है। एंड अगर मैं बात करूं वेस्ट टू लेकर ईस्ट तक तो 870 किलोमीटर के अंदर इसका एरिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एमपी के अंदर ईस्ट से लेकर वेस्ट के बीच में अगर हम टाइम डिफरेंस की बात करें तो टोटल 34 मिनट का टाइम डिफरेंस आता है। कितने मिनट का डिफरेंस आता है? 34 मिनट का टाइम डिफरेंस आता है। आपको सन पहले कहाँ देखने को मिलेगा? ईस्ट में देखने को मिलेगा। इट मीन्स सिंगरौली वाले जो है वो उगते हुए सूरज को 34 मिनट पहले देख लेते हैं इन कंपैरिजन टू अलीराजपुर। तो टोटल टाइम डिफरेंस कितना है एमपी के ईस्ट और वेस्ट में? 34 मिनट का टाइम डिफरेंस है। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एटसेट्रा। उसके अलावा आपको इसका नदर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न रीजन भी याद रखना है कि सदर्न पॉइंट कौन सा एमपी का? बुरहानपुर। नदर्न कौन सा है? मुरैना। फिर अगर हम बात करें वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है? दैट इज अलीराजपुर एंड ईस्टर्न मोस्ट इज सिंगरौली। इसके अलावा एमपी के अगर हम टोटल एरिया की बात करें कि टोटल एरिया एमपी का कितना है किलोमीटर वाइज, तो टोटल एरिया आपको याद रखना है 308252 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। बट कई सारी टेक्स्ट बुक में या आपको यहाँ पर 308 and 245 के नाम से भी देखने को मिलेगा। अब इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन है कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक पर्टिकुलर वैली है जिसका नाम है किरार वैली एंड दिस किरार वैली इज डिस्प्यूटेड। इसको लेकर डिस्प्यूट है कि भाई एमपी बोलता है ये मेरा पार्ट है, छत्तीसगढ़ बोलता है ये मेरा पार्ट है। तो अगर ये छत्तीसगढ़ के हिस्से में चली जाती है तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा? 308245। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि एरिया के बारे में वो आपसे क्या पूछ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एमपी। अब हम एमपी की एक बार बाउंड्रीज देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट एमपी की बाउंड्रीज को यहाँ पर शेयर करती है। तो आपको याद रखना है, जैसे कि आपने देखा इस साइड पर एमपी जो है वो अपनी बाउंड्री किससे शेयर कर रहा है? राजस्थान से। सो अब हम डील करेंगे एमपी की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के साथ बाउंड्री को शेयर करती है। तो आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मुरैना। मुरैना हो गया, देन आपका यहाँ पर शिवपुर हो गया, देन शिवपुरी, देन गुना, राजगढ़, आगर मालवा, देन इधर मंदसौर, नीमच, देन रतलाम एंड देन झाबुआ। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो एमपी अपनी राजस्थान के साथ शेयर करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट जो एमपी राजस्थान से शेयर करता है कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गई? 10 डिस्ट्रिक्ट हो गई, ये याद रखना है। उसके अलावा सबसे छोटी बाउंड्री अगर एमपी किसी के साथ शेयर करता है तो दैट इज गुजरात। तो झाबुआ एंड अलीराजपुर मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट वो कौन से स्टेट के साथ शेयर करता है? गुजरात के साथ शेयर करता है। फिर अगर हम बात करें यूपी, तो यूपी से सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है। बट अभी रिसेंट में एमपी का एक डेयरी फेडरेशन का एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम के अंदर एमपी गवर्नमेंट ने जिस आंसर को सही माना है कि एमपी अपनी सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, तो उसमें राजस्थान को एक्सेप्ट किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। अब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें किसके साथ शेयर करता है, तो यस यूपी के साथ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यूपी के साथ स्टार्ट होता है फ्रॉम मुरैना। मुरैना के बाद आपको ग्वालियर, देन दतिया, देन शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा एंड रीवा के अंदर एक नई डिस्ट्रिक्ट बनी है दैट इज महूगंज। तो महूगंज भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सीधी से बाउंड्री शेयर नहीं करता है देन सिंगरौली। तो अगर अब हम बात करें टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की, तो काउंटिंग कीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14।
तो 14 डिस्ट्रिक्ट जो है ये यहाँ पर क्या करता है, शेयर करता है। अगर हम किसको इंक्लूड कर दे, महूगंज को, बट अगर वो आपको स्पेसिफिक देता है कि 2021 के अंदर, 2022 के अंदर, तो आप टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी लगाएंगे, 13 लगाएंगे। बट अगर एट प्रेजेंट का पूछेगा तो आप कितनी शेयर करोगे, इसमें 14 करोगे। तो एमपी अपनी सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट अगर किसी स्टेट के साथ शेयर करता है तो दैट इज यूपी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ के साथ क्या क्या शेयर करता है। तो छत्तीसगढ़ के साथ वो शेयर करता है अपना, यहाँ पर देखो सिंगरौली हो गया, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी एंड देन बालाघाट। अब अगर हम बात करें एमपी के वेबसाइट पोर्टल की, तो उसके ऊपर उसने दे रखा है कि एमपी जो है वो मंडला की जो डिस्ट्रिक्ट है वो किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। ये एमपी की गवर्नमेंट वेबसाइट पे दिया है, तो हम इसी को एक्सेप्ट करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के साथ 1 2 3 4 5 6 एंड इंक्लूडिंग मंडला, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी। अब आ जाते हैं नीचे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से कहाँ कहाँ बाउंड्री ये शेयर कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र में बाउंड्रीज की शेयर हो रही है फ्रॉम अलीराजपुर। तो अलीराजपुर हो गया, बड़वानी हो गया, देन अगर हम बात करें इस साइड पर आपका वेस्ट निमाड़, बुरहानपुर, ईस्ट निमाड़, देन बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये शेयर कर रहा है। बट अगर भविष्य में छिंदवाड़ा से यहाँ पर पांडुर नाका जो है फॉर्मेशन हो जाता है तो यही डिस्ट्रिक्ट आपकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये एमपी की वो डिस्ट्रिक्ट है जो अदर स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। एक राउंड फिगर में याद कर लो, राजस्थान से कितनी कर रही है, 10 कर रही है। यूपी से कितनी कर रही है, 14 कर रही है। देन छत्तीसगढ़ से कितनी कर रही है, 7 कर रही है। महाराष्ट्र से कितनी कर रही है, 9 और 10 याद रखो। एंड देन अगर हम बात करें गुजरात से मात्र 2 है, दैट इज 2 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है भाई, ये तो वो बात हुई जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर कर रही है। अब हम बात करेंगे उन डिस्ट्रिक्ट्स की जो बाउंड्री शेयर नहीं करती है। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, या जिसको आप इंटरलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स भी बोल सकते हो, जो किसी के साथ बाउंड्री को शेयर नहीं करता है। तो एमपी में एट प्रेजेंट ये नंबर जो है वो आपका 17 है कि भाई 17 जिले ऐसे हैं जो किसी भी स्टेट के साथ बाउंड्री को शेयर नहीं करते। बट अगर फ्यूचर में 2 जिले जो कि अभी प्रपोज्ड है बन जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो उज्जैन से यहाँ पर बनने का चल रहा है किसका, नागदा का। एंड देन अगर हम देखें तो यहाँ पर सतना से बनने का चल रहा है मेहर का। तो अगर भविष्य में नागदा और मेहर का फॉर्मेशन हो जाता है तो इंटरलॉक डिस्ट्रिक्ट के नंबर भी इंक्रीज हो जाएंगे और ये नंबर यहाँ पर पहुँच जाएगा 19 पे। किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, आपको इसको कंसेप्ट से याद रखना है कि अगर फॉर्मेशन होता है तो कितना होगा, नहीं हुआ है तो एट प्रेजेंट में कितना है। दिमाग में इमेजिन करते चलना है कि किस साइड पर कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है। नेक्स्ट इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि वो पर्टिकुलर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेट के साथ बाउंड्रीज को शेयर करता है। अब बच्चे इसको लेकर बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम कैसे याद रखें कौन सी डिस्ट्रिक्ट है कौन सी नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है, हम ट्रिक्स के साथ अभी के अभी याद कर लेंगे कि यहाँ पर कौन सा किससे क्या शेयर कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से उठाएंगे झाबुआ से। तो झाबुआ के लिए आपको जो ट्रिक याद रखनी है उसका नाम है झा गुजरा। क्या नाम है, झा गुजरा। इट मीन्स झाबुआ आपकी बाउंड्री शेयर करता है फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान के साथ, तो ये आपको याद रखना है। देन अलीराज की अगर हम बात करें तो अलीराज किसी लड़के के नाम के जैसा लगता है, तो अगर आपको इसको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो अलीराज गुम, हमेशा गुम रहता है, मतलब गुजरात हो गया और महाराष्ट्र हो गया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा सिंगरौली। सिंगरौली की अगर हम बात करें तो आप ऐसे याद रखो कि सिंगरौली एक लड़की है, उससे कुछ भी पूछ लो तो वो उठाकर आपको उस बात के 36 उत्तर देती है, 36 जवाब देती है। तो सिंगरौली को आप याद रखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। उसके अलावा अगर हम देखें बालाघाट, तो बालाघाट भी 2 स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहा है। अगर थोड़ा भी आप कंसेप्ट से समझते हैं तो खुद समझ सकते हो कि बालाघाट नीचे आ रहा है, तो बालाघाट के इस साइड पे क्या आता है, छत्तीसगढ़, इस साइड पर क्या आता है, महाराष्ट्र। बट स्टिल इसकी भी ट्रिक आपको देखने को मिल जाएगी, दैट इज बाल छत्तीसम। तो आपने देखा यहाँ पर झाबुआ ने बाउंड्री शेयर करी, झा गुजरा हमने याद कर लिया, अलीराजपुर गुम हमने यहाँ पे याद किया, बाल छत्तीसम एंड इधर सिंगरौली के 36 उत्तर।
अब आपको 2 डिस्ट्रिक्ट और याद रखनी है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? तो सबसे पहले आप खुद समझो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। तो एक है मुरैना और एक है यहाँ पर शिवपुरी, जो 2 स्टेट के साथ बाउंड्री को शेयर कर रहा है। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो इसकी भी ट्रिक बनाओ। इसको आपको याद रखना है मुराव और इसको आपको याद रखना है शिराव, मुराव शिराव। तो यहाँ अगर बात करें मुरैना, तो मुरैना राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, और शिराव मतलब शिवपुरी राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो एमपी की ये वो पर्टिकुलर 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट है जो एक से ज़्यादा स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ये क्वेश्चंस प्रीवियसली भी आ चुके हैं और भविष्य में भी आने के चांसेस हैं, तो इन चीज़ों को आपको याद करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कि एमपी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर नंबर याद करो, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्रॉस होती है वो कितनी है? 14 है। अब इसको याद भी करना पड़ेगा हमको। तो कंपैरेटिवली आप याद रखो कि इंडिया में कितनी जगह से क्रॉस होती है? तो 8 जगह से क्रॉस होती है। तो पहले हम देखते हैं इंडिया का। तो इंडिया में गुजरात, ये देखिए राजस्थान से भी निकल रही है, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो टोटल इंडिया के अंदर ये 8 स्टेट से क्रॉस होती है। बट चूंकि हमें एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखना है, तो एमपी में टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट से ये क्रॉस होती है। अब कैसे आप याद रखोगे? तो हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि फॉर सपोज हमने यहाँ पर किसी का नाम लिखा, दैट इज राजू, कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसका नाम है राजू। अब राजू जो है उसको हमने यहाँ पर जो बोल दिया है कि आप लोगों के ऊपर राज करेगा। तो अभी कैसे याद रखना है आपको? तो मैंने आपको कहा आज से राजू आप पर राज करेगा, तो आप लोगों ने मुझे पलट के जवाब दिया कि नहीं मैम, अगर राजू हम पर राज करेगा तो हम एक पल के लिए भी इस बात को सह नहीं पाएंगे। क्या बोला मैंने? राजू अगर हम पे राज करेगा तो हम इस बात को एक पल के लिए भी सह नहीं पाएंगे। तो रा से आपको याद रखना है रतलाम, यू से आपको याद रखना है उज्जैन। आपको सीक्वेंस में इसलिए याद रखना है क्योंकि इससे आपको एमपी की डिस्ट्रिक्ट्स भी याद हो जाएगी, भविष्य में रिवर वगैरह भी आपको याद करने में हेल्प मिलेगी कहाँ कहाँ से क्रॉस होती है। तो आपने कहा राजू अगर, तो अगर से क्या हो गया आपका? आगर मालवा। राजू अगर हम पर राज करेगा, तो राज से क्या हो गया? राजगढ़। तो इस बात को हम एक पल के लिए, तो पल से क्या हो गया? भोपाल, सह नहीं पाएंगे, तो इससे क्या हो गया? सीहोर। तो पहला स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि राजू अगर हम पर राज करेगा तो हम इसे एक पल के लिए भी सह नहीं पाएंगे। तो अब क्या करें? तो राजू को इस बात से बुरा लगा एंड राजू ने आपको इस बात के लिए एक राय दी कि मेरे पास आप सभी के लिए एक राय है। बोले क्या राय है? तो उसने आपको राय दी कि तुम लोग यहाँ पर हमारे इंडिया और एमपी को छोड़ो और भागकर कहाँ चले जाओ? विदेश चले जाओ। तो राय से क्या हो गया? रायसेन, और विदेश से क्या हो गया? विदिशा। विदेश चले जाओ और वहां जाकर किसी सागर में डूब जाना, तो इससे क्या हो गया? सागर। सागर में डूबकर अपना दम तोड़ देना मतलब दमोह, और फिर भी नहीं मर पाए तो फिर आपको क्या करना है? तो आप चाहो तो जल जाना, जल नहीं पाओ तो चाहो तो कट जाना, मर जाना, बट इस बात को किसी भी हालत में आपको क्या करना है? सहन करना है। तो ये एक स्टोरी थी, सिंपल सी बनाई गई है आपको याद रखने के लिए कि राजू अगर हम पर राज करेगा तो हम इसे एक पल के लिए भी सह नहीं पाएंगे। तो राजू ने आपको राय दी आप विदेश चले जाओ, किसी सागर में डूबकर दम तोड़ दो और तब भी नहीं मरो, तो जलना, कटना, मरना और इस बात को सहन करना। तो ये आपको याद रखना है। तो एमपी में टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट से क्या होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होती है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसमें तो शाजापुर भी लिखा है, तो भाई आपको याद रखना है 2013 के अंदर शाजापुर से एक नई डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन हुआ था, दैट वाज आगर मालवा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि 2013 के पहले एमपी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी जगह से निकलती थी। अगर उसने 2013 बोला है तो आप शाजापुर को ध्यान रखोगे, बट अगर 13 के बाद बोला है इट मीन शाजापुर इस कैटेगरी में नहीं आएगा। अब कहाँ पर आएगा? आगर मालवा में आएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एमपी की बेसिक इन्फॉर्मेशन से, दैट इज स्टेट सिंबल्स ऑफ एमपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि एमपी का स्टेट एनिमल किसे डिक्लेयर किया गया है, तो एमपी के स्टेट एनिमल का नाम है बारासिंगा, जिसी को रेनडियर या फिर स्वैम्प डियर भी बोला जाता है। तो इसी का दूसरा नाम क्या पढ़ना है बच्चों आपको? स्वैम्प डियर। अब एक शब्द निकल कर आया डियर, तो आपको याद रखना है कि दो चीजें आपको कंफ्यूज करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है डियर और एक होता है आपका एंटीलोप। तो दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? तो अगर हम बात करें डियर की पर्टिकुलर, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं,
तो डियर जो होता है वो हर साल अपने जो सिंग होते हैं उनको शेड कर देता है, गिरा देता है, और हर साल उसके सिंग दोबारा उग जाते हैं। वहीं कंपैरेटिवली अगर हम बात करें एंटीलोप की, तो एंटीलोप जो होता है वो एक ऐसा एनिमल होता है जिसके सिंग परमानेंट होते हैं। जैसे बचपन से तुम लोग देखते आ रहे हो गाय बैल वगैरह के सिंग होते हैं, सेम टू सेम एंटीलोप का केस होता है। तो एमपी का स्टेट एनिमल कौन सा है? बारहसिंगा है। उसी को रेंडियर या फिर स्वयं डियर भी बोला जाता है। जिस पर्टिकुलर स्पीशी या फिर प्रजाति को ये बिलोंग करता है उसको बोलते हैं ब्रैडरी स्पीशी। क्या बोलते हैं? ब्रैडरी स्पीशी या ब्रैडरी प्रजाति को ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपको इसका साइंटिफिक नेम। तो अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम की, तो इसका साइंटिफिक नेम है रुसवर्स डुआसेली। तो ये आपको याद रखना है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। इसका ही थोड़ा सा टफ है, बाकी जो भी नाम है उनमें आपको साइंटिफिक नेम छुपा हुआ दिख जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, किसे स्टेट एनिमल कब डिक्लेयर किया गया, तो आपको एक ईयर याद रखना है, दैट इज 1981। 1981 के अंदर एमपी गवर्नमेंट ने कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें की है, जिसमें 3 चीजों को, फर्स्ट हो गया आपका स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल के बाद अगर हम बात करें स्टेट बर्ड एंड देन स्टेट ट्री, इन तीनों को यहाँ पर जो है स्टेट एनिमल या स्टेट बर्ड या स्टेट ट्री का सिंबल या फिर स्टेटस जो दिया गया था वो कब दिया गया था? 1981 में। और क्या इंपॉर्टेंट है इस ब्रैडरी प्रजाति के बारहसिंगा के अंदर, तो भाई जब इसको स्टेट का एनिमल बनाया गया है तो इसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसकी प्रोटेक्शन या फिर कंजर्वेशन के लिए प्लान्स चलाए जाते हैं, और स्पेशली उन्हें चलाया जाता है कान्हा किसली नेशनल पार्क में। कान्हा किसली नेशनल पार्क जो कि आपको बालाघाट और मंडला वाले रीजन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसके कंजर्वेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स वगैरह चलाए जाते हैं। 2017 के अंदर यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं। 2017 के अंदर कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है उसने यहाँ पर भूर सिंह द बारहसिंगा नाम से अपना मैस्कट लॉन्च किया है, सिंबल लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है उसने किसे लॉन्च किया है? भूर सिंह द बारहसिंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एमपी का स्टेट फ्लावर, कि आखिर इसका स्टेट फ्लावर किसे डिक्लेयर किया गया है, तो वो है व्हाइट लिली। जिस पर्टिकुलर फैमिली को ये बिलोंग करता है उसे लिलियम फैमिली बोला जाता है, एंड इसका साइंटिफिक नेम जो है वो आपको लिलियम कैंडिमम के नाम से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये अपना स्टेट का फ्लावर है जो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो ये जो पर्टिकुलर फ्लावर है इसे मेडिसिनल पर्पज से भी यूज किया जाता है। मेडिसिनल पर्पज से इसे यूज किया जाता है। जिन पर्टिकुलर एरिया में आपको ये देखने को मिलेगा, तो आपको ये एमपी के वेस्टर्न एरिया में देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिलेटेड टू स्टेट फ्लावर। चलो अब हम आ जाते हैं स्टेट डांस पर, कि एमपी का इंपॉर्टेंट स्टेट डांस कौन सा है, तो दैट इज राई। फोटोग्राफ में आपको लड़की अकेली दिख रही है, बट इट डजंट मीन कि इसे किसी सिंगल परफॉर्मर के द्वारा किया जाता है, ये इसे ग्रुप में किया जाता है। और अगर हम बात करें किन ओकेशन पे किया जाता है, तो जो भी ऑस्पिशियस ओकेशंस होती हैं, लाइक मैरिज हो गया या कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल है, तो उसमें जो है स्टेट डांस को परफॉर्म किया जाता है। ये जो स्टेट डांस है ये पर्टिकुलर जिस एरिया के लिए फेमस है, दैट इज बुंदेलखंड। बट बुंदेलखंड के अलावा ये मतलब नहीं है ये कहीं और नहीं होता है। बुंदेलखंड के अलावा आपको ये बघेलखंड वाले रीजन में भी देखने को मिल जाएगा। अब स्टेट डांस की अगर हम बात करें कि राई के बारे में क्या स्पेशलिटी है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट ओकेशन हो जब तो इसे परफॉर्म किया ही जाता है। इसमें जो परफॉर्मर्स होते हैं उन परफॉर्मर्स को पर्टिकुलर नेम के साथ बुलाया जाता है। कि अगर मैं बात करूँ परफॉर्मर्स को क्या बोलते हैं, तो परफॉर्मर्स को बेढ़नी बोला जाता है, साथ ही साथ इन्हें विदूषक भी बोला जाता है। और क्या इंपॉर्टेंट है भाई इसके अंदर, तो इसके अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। बढ़िया इसको बजाकर यहाँ पर जो है परफॉर्म करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो बघेलखंड वाले रीजन में अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो बघेलखंड वाले इसको ढोलक के साथ परफॉर्म करते हैं। एंड बुंदेलखंड जहाँ की ये स्पेशलिटी है, तो बुंदेलखंड के अंदर इसको मृदंग के साथ जो है वो परफॉर्म किया जाता है। व्हाट एल्स, अगर हम बात करें स्टेट डांस राई की, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फेमस आर्टिस्ट हैं उनका नाम है ज्ञानेश्वरी, एंड शी बिलोंग्स टू कटनी। सो ज्ञानेश्वरी नाम से जो आर्टिस्ट हैं वो कटनी से बिलोंग करती हैं, और वो आपके स्टेट डांस राई के लिए बहुत ही फेमस है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 2022 के अंदर रिसेंट में एमपी गवर्नमेंट ने राई डांस के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर किसी को पद्मश्री दिया है, तो उनका नाम है राम सहाय पांडे। तो राम सहाय पांडे जो कि पर्टिकुलर सागर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, तो राम सहाय पांडे जो सागर के रहने वाले हैं, 2022 में एमपी गवर्नमेंट ने उन्हें क्या दिया है, तो उन्हें पद्मश्री जो है वो यहाँ पर दिया गया है।
दिस इज ऑल अबाउट स्टेट डांस राई। यहाँ पर आपके लिए मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कवर हो गई है, तो आपको ये बेसिक चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है कि कौन से पर्टिकुलर एरिया का फेमस डांस है ये। तो राई जैसे कि छोटी बूंद के बराबर दिखती है, तो आपको याद रखना है ये बुंदेलखंड का स्पेशल डांस है। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टेट बर्ड, तो स्टेट बर्ड जो है उसे दूधराज या फिर शाहे बुलबुल के नाम से भी बुलाया जाता है। अब इसे स्टेट बर्ड जो है वो एमपी गवर्नमेंट ने कब डिक्लेयर किया है, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया 1981 में इसे स्टेट बर्ड का दर्जा दिया गया है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो अगर हम बात करें कि इसका साइज क्या होता है, तो इसका साइज जो है वो आपको 50 से 55 सेंटीमीटर के अंदर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होती है इसकी टेल, तो टेल की अगर हम बात करें तो ये आपको 30 से 35 सेंटीमीटर के अंदर देखने को मिलेगी। अब इसके कंजर्वेशन के लिए कहाँ क्या प्लान्स वगैरह चलाए जाते हैं, तो आपको दो जगह यहाँ पर याद रखनी है। सबसे पहले धार में आपको याद रखना है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है सरदारपुर। तो सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पर्टिकुलर सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो पर्टिकुलर कौन से एनिमल का कंजर्वेशन करती है, तो दैट इज स्टेट बर्ड दूधराज या फिर शाहे बुलबुल। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रतलाम डिस्ट्रिक्ट में भी आपको फेमस देखने को मिल जाएगा सेलाना। तो ये दोनों जगह है जहां पर पर्टिकुलर इस बर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए क्या किया जाता है, काम किया जाता है। अब क्या याद रखोगे कि देखो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट धार और रतलाम ये आपको एमपी के वेस्टर्न पोर्शन में देखने को मिलेगी। इट मींस ये जो पर्टिकुलर बर्ड है वो कौन से एरिया में पाई जाती है, तो ये आपको एमपी के वेस्टर्न एरिया में देखने को मिल जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट दूधराज शाहे बुलबुल। अब हम आ जाते हैं स्टेट के ट्री पर। बैनियन ट्री आप लोगों ने अपने घर में देखा ही होगा, आपकी मम्मी वगैरह पूजा करने जाती होंगी तो इसे रिलीजियस पर्पस से भी यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है। तो साइंटिफिक नेम है इसका फीकस बैंगलेंसिस। तो फीकस फैमिली को ये पर्टिकुलर ट्री जो है यहाँ पर बिलोंग करता है। उसके अलावा एमपी गवर्नमेंट ने अगेन 1981 में इसे स्टेट ट्री का जो है यहाँ पर दर्जा दिया है। और क्या इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर ट्री के बारे में, तो इस पर्टिकुलर ट्री के लिए एमपी में फर्स्ट बैनियन पार्क जो है वो बनवाया जा रहा है। एंड ये जो बैनियन पार्क बनवाया जाएगा ये आपके इंदौर में बनवाया जाएगा। और इंदौर में भी पर्टिकुलर जिस जगह पे बनवाएंगे उसका नाम है बड़गोंदा। तो बड़गोंदा नाम की जो जगह है वहाँ पर बैनियन ट्री के लिए फर्स्ट पार्क खुलने वाला है आपके एमपी में, इंदौर में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट बैनियन ट्री। नेक्स्ट है स्टेट का गेम, कि स्टेट का गेम आखिर किसको डिक्लेयर किया गया है, तो वो है मलखम। मलखम आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये बच्चे इस पर्टिकुलर गेम को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारे एमपी की स्पेशलिटी है। अब अगर हम बात करें इसको एमपी गवर्नमेंट ने कब स्टेट गेम का दर्जा दिया है, तो 2013 के अंदर एमपी गवर्नमेंट ने इसे स्टेट गेम का जो है यहाँ पर दर्जा दिया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मलखम के लिए स्पेशल एकेडमीज वगैरह भी हैं। तो ये मलखम एकेडमी आपको देखने को मिलेगी उज्जैन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम देखें यहाँ पर, तो इससे रिलेटेड कौन सा फेमस अवार्ड दिया जाता है, क्या नाम है उस अवार्ड का, उसका नाम है प्रभाष जोशी अवार्ड। प्रभाष जोशी अवार्ड जो है वो स्पेशली आपका मलखम गेम से रिलेटेड है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज 2020 के अंदर ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है, अभी तक ये स्टेट अवार्ड होता था बट अब इसे यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल स्पोर्ट अवार्ड की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये रिसेंट में चेंजेस हुए हैं, सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट मलखम कि एमपी गवर्नमेंट ने कब डिक्लेयर किया इसको, 2013 में किया। इससे रिलेटेड एकेडमी कहाँ पर है, उज्जैन में है। कौन सा अवार्ड देते हैं इसमें, प्रभाष जोशी अवार्ड देते हैं। 2020 में इसमें कौन सी कैटेगरी में रख दिया है, नेशनल स्पोर्ट अवार्ड की कैटेगरी में रख दिया है। नेक्स्ट है स्टेट का ड्रामा। ड्रामा मतलब किसी तरीके की स्टोरीज वगैरह। तो अगर हम बात करें तो एमपी का स्टेट ड्रामा कौन सा है, तो दैट इज मार्च। मार्च ड्रामा के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर मालवा से रिलेटेड जो भी लोग स्टोरीज वगैरह हैं, फोक स्टोरीज वगैरह, उनको यहाँ पर दिखाया जाता है। आप देख पा रहे हो इसमें मेल एंड फीमेल कैरेक्टर आपको दोनों देखने को मिलेंगे। तो जो भी इनकी ट्रेडिशनल स्टोरीज वगैरह हैं उनको ये ड्रामा के फॉर्म में यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। कब क्यों परफॉर्म करते हैं, तो ये जो है रेनी सीजन को छोड़कर, एक्सेप्ट रेनी सीजन, आपको ये पूरे ईयर में देखने को मिलेगा कि इसे अपने सेलिब्रेशन के तौर पर मनाया जाता है। रेनी सीजन में नहीं मनाते हैं। उसके अलावा लेट नाइट जो है, इसको नाइट का जो पहला पहर बोला जाता है उसके अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये है हमारे एमपी का स्पेशल स्टेट ड्रामा जिसको मार्च बोला जाता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्टेट की फिश, उसका नाम है महाशिर। अब महाशिर की अगर हम बात करें तो महाशिर का साइंटिफिक नेम है टोर प्यूटिटोरा, एंड ये जिस फैमिली को बिलोंग करती है उसे टोर फैमिली भी बोला जाता है। अब इसके भी यार आपको एक बार देखना पड़ेगा कि जो अगर हम बात करें महाशिर की तो 2011 के अंदर एमपी गवर्नमेंट ने इसे यहाँ पर स्टेट फिश का दर्जा दिया है। अब बताओ मुझे मछलियाँ कहाँ पर मिलेगी? नदी में मिलेगी। तो जिस रीजन में ये पाई जाती है उसका नाम क्या है? नर्मदा रीजन। नर्मदा रीजन के अलावा आपको 2 डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है, दैट इज खंडवा एंड खरगोन। और क्या है? तो भाई इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर भी है कि अगर हम बात करें महाशिर की तो यस आपको देखने को मिलेगा कि खरगोन डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर जगह है जिसका नाम है बड़वाह। तो बड़वाह वाला जो रीजन है वहाँ पर स्पेशली इससे रिलेटेड जो है इसका प्रजनन केंद्र खोला जा रहा है या रिप्रोडक्शन सेंटर जो है वो यहाँ पर ओपन किया जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट महाशिर। एमपी गवर्नमेंट ने कब डिक्लेयर किया था इसको? 2011 में डिक्लेयर किया था। इससे रिलेटेड रिप्रोडक्शन सेंटर कहाँ पर ओपन हो रहा है? बड़वाह में। बड़वाह कहाँ देखने को मिलेगा आपको? खरगोन में देखने को मिलेगा। चलो अब हम आ जाते हैं स्टेट फ्रूट पर। आम सभी का फेवरेट होता है, तो हमारे एमपी का जो स्टेट फ्रूट है दैट इज मैंगो। अब मैंगो की अगर हम बात करें तो सिर्फ हमें मैंगो याद नहीं रखना है, हम इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इससे रिलेटेड कुछ अन्य चीज़ें भी याद रखनी है कि मैंगो की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैंगो जो है सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम आप लोगों ने 9th में 10th में अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा। इसे क्या बुलाया जाता है? मैंजीफेरा इंडिका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है। हमारी एमपी गवर्नमेंट ने इसे अपना स्टेट फ्रूट का दर्जा दिया है। तो हमारे यहाँ कोई स्पेशल इसकी प्रजाति पाई जाती होगी, तो अगर हम बात करें इसकी कौन सी स्पेशल प्रजातियां पाई जाती है तो हमारे यहाँ पाई जाने वाली फेमस प्रजाति का नाम है नूरजहां। अब ये जो नूरजहां है ये कहाँ मिलेगी? तो ये आपको मिलेगी अलीराजपुर में देखने को। तो नूरजहां किस्म के जो आम पाए जाते हैं एमपी में वो कहाँ मिलते हैं? अलीराजपुर में मिलते हैं। आम बहुत ही सुंदर दिख रहा है, तो याद रखो एक प्रजाति और है जिसका नाम है सुंदरजा। ये सुंदरजा कहाँ देखने को मिलेगी? रीवा में देखने को मिलेगी। अब इतनी किस्म के आम पाए जा रहे हैं तो इस पर रिसर्च करनी भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंगो से रिलेटेड आपको रिसर्च सेंटर जो देखने को मिलेगा वो रीवा के गोविंदगढ़ में देखने को मिलेगा। तो रीवा के गोविंदगढ़ में क्या मौजूद है? यहाँ पर मैंगो रिसर्च सेंटर। तो ये तो हो गई भाई बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब करंट में क्या है इससे रिलेटेड, तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि एक जापानी किस्म का दुनिया का सबसे महंगा किस्म का आम आया है जिसका नाम है टाइयो नो टोमेगो। तो ये जो टाइयो नो टोमेगो नाम का आम है ये जापानीज किस्म का आम होता है और दुनिया का सबसे महंगा आम है। तो हमें क्या काम है इससे? हमें इससे ये काम है कि इसका प्रोडक्शन हमारे एमपी में जबलपुर में स्टार्ट हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेट फ्रूट दैट इज मैंगो। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एमपी की स्टेट क्रॉप का दर्जा किसको दिया गया है? तो भाई हमारे एमपी को ही सोया स्टेट बुलाया जाता है। तो हमारी स्टेट क्रॉप कौन सी हो गई? सोयाबीन हो गई। उसके अलावा अगर हम देखें इसका साइंटिफिक नेम क्या है तो लेग्यूमिनस प्लांट होता है। यहाँ पर इसको ग्लाइसिन मैक्स के नाम से बुलाया जाता है। ये क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है। एमपी जो है वो सोया प्रोडक्शन में आपको हमेशा अव्वल नंबर पर देखने को मिलेगा। अब आपको क्या याद रखना है? तो सोयाबीन की प्रजातियों के नाम आपको बता देती हूँ कौन कौन सी स्पीशी होती है। तो सोयाबीन में हम लोग बहुत ही समृद्ध है, सोयाबीन की कोई कमी है क्या? हमको नहीं है। तो सोयाबीन की प्रजाति का नाम है समृद्धि। क्या नाम है? समृद्धि। तो समृद्धि जो है वो किस चीज का नाम है? यहाँ पर सोयाबीन का। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रतिकार, ये भी इसकी एक स्पीशी है। देन अगर हम बात करें अलंकार, देन अहिल्या, तो ये सब जो है यहाँ पर आपको किसकी वैरायटी देखने को मिलेगी? सोयाबीन की वैरायटीज देखने को मिलेगी। इसका साइंटिफिक नेम, इसकी कौन कौन सी स्पीशीज हैं, एंड एमपी को सोया स्टेट बोलते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं हम स्टेट एम्बलम में। स्टेट एम्बलम की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ चीजें इंडिया के एम्बलम से कॉमन देखने को मिल रही है, दैट इज अशोक स्तंभ। किसके अंदर एक लायन का पिक्चर जो है वो आपको दिख रहा है। और क्या स्पेशलिटी है एमपी के स्टेट एम्बलम में? तो आपको कुछ चीजें यहाँ पर याद रखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ स्तूपास, कितने स्तूपास दे रखे हैं? तो 24 आपको इसके अंदर स्तूपास देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा कोटेशन में क्या लिखा है? मध्य प्रदेश शासन लिखा है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। उसके अलावा इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? तो 2 क्रॉप्स के आपको डिस्कशन देखने को मिलेंगे। तो याद रखना है बच्चों, इसमें पहली क्रॉप कौन सी है? वीट, और दूसरी कौन सी है? पैडी। तो ये इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा है इसका कलर, कि अगर हम बात करें तो बीच में कौन सा कलर देखने को मिलेगा आपको, ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। ये ग्रीन कलर आखिर क्या दिखाता है, तो ये हमारे एमपी स्टेट की अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर दर्शाता है और उसके लिए हमेशा हमें यहाँ पर प्रमोट करता है। कौन सी ट्री का डिस्क्रिप्शन आपको इसमें देखने को मिल रहा है, दैट इज बेनियन ट्री। तो याद रखोगे आज से आप लोग कि एमपी के स्टेट एम्बलम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीजें उसके अंदर, 24 स्तूपाज हैं, बेनियन ट्री है, अशोक स्तंभ है, लायन का साइन है, ग्रीन कलर है जो अपॉर्चुनिटीज को दिखाता है, 2 क्रॉप्स है जिनका नाम क्या है, वीट एंड पैडी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एमपी का स्टेट सॉन्ग। भाई जैसे इंडिया का कोई सॉन्ग होता है तो एमपी को भी अपना स्टेट सॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो हमारे एमपी का जो स्टेट सॉन्ग है दैट इज मध्य प्रदेश गान, मेरा मध्य प्रदेश। इसको आप जब भी अच्छे से पढ़ोगे तो आप देखोगे इसके अंदर एमपी का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा कि एमपी के पास क्या क्या है, नर्मदा नदी है, कौन कौन से माउंटेन्स है, किस चीज़ में हम लोग बहुत ही सफल हैं, तो पूरी उसी की डिस्क्रिप्शन, उसी की बड़ाई दी हुई है। अब आखिर ये गान जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसके राइटर हैं महेश श्रीवास्तव। इस गान को जो है यहाँ पर कब डिक्लेयर किया गया था, तो उसकी डेट एक बार देख लेना, दैट इज 26 जुलाई 2011 को एमपी का स्टेट सॉन्ग जो है उसे डिक्लेयर किया था। अदर देन दिस आपको याद रखना है कि सॉन्ग के लिए पर्टिकुलर म्यूजिक जो है वो किसने प्रोवाइड किया है, तो उनका नाम है आदर्श श्रीवास्तव। आदर्श श्रीवास्तव ने इसके लिए म्यूजिक दिया था और उनकी हेल्प की गई थी बाय सुनील झा। ये हो गया अबाउट म्यूजिक। एंड इसके अलावा अगर हम देखें तो इसको गाया किसने है, तो इट इज संग बाय शान। ये आपको याद रखना है, शान मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट शांतनु मुखर्जी। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉन्ग ऑफ एमपी। इट इज रिटन बाय महेश श्रीवास्तव। अब एमपी के अंदर जो है अलग अलग कैपिटल्स के नाम से भी इसे बुलाया जाता है। तो एमपी की जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल की, तो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है वो कौन सी है, भोपाल। तो ये आपको याद रखना है। कल्चरल कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो है जबलपुर। इकोनॉमिक या फिर मैं इसके लिए टर्म यूज कर सकती हूँ कमर्शियल कैपिटल। एंड स्पोर्ट्स कैपिटल, तो ये कौन सी है आपकी, इंदौर है। एनर्जी या फिर मैं इसी को बोल सकती हूँ कोल कैपिटल, और ये कौन सी आ जाएगी आपकी, सिंगरौली आ जाएगी। समर कैपिटल, तो हम लोग कहाँ घूमने जाते हैं गर्मी में, पचमढ़ी में जाते हैं, तो दिस इज समर कैपिटल। म्यूजिक कैपिटल, कहाँ का म्यूजिक फेमस है, तो दैट इज मैयर या फिर मेहर। मैग्नीज कहाँ पर मिलता है सबसे ज्यादा, तो दैट इज बालाघाट। तो ये एमपी की अदर कैपिटल्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। अदर नेम्स की अगर हम बात करें तो एमपी को किन किन नामों से बुलाया जाता है, तो जिस चीज़ में हम लोगों के पास स्पेशलिटी है उन सब नामों से हम इसको बुलाते हैं। जैसे कि एमपी में आपको सबसे ज़्यादा रिवर्स देखने को मिलेगी, तो इसी वजह से इसे नदियों का मायका भी बोला जाता है, या फिर इंग्लिश में हम इसे मैटरनल होम्स ऑफ रिवर भी बोल सकते हैं। व्हाट एल्स हमारे पास क्या स्पेशलिटी है, टाइगर की स्पेशलिटी है, लेपर्ड की स्पेशलिटी है। तो टाइगर स्टेट या लेपर्ड स्टेट भी इसे ही बोला जाता है। तेंदुपत्ता में भी हम लोग बहुत ही आगे हैं, तो इसे तेंदुपत्ता स्टेट का दर्जा भी दिया जाता है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो कि इंडिया के बीच में है, सेंटर में, तो इस वजह से इसे हार्ट ऑफ इंडिया भी बुलाया जाता है। फॉरेस्ट में भी हमारे पास स्पेशलिटी है, तो उसकी वजह से भी इसका ये नाम आपको देखने को मिलेगा। और क्या क्या है हमारे पास, बताओ क्या बोलते हैं इसको, सोया स्टेट भी बोला जाता है। तो ये सब क्या हो गए, अदर नेम्स ऑफ एमपी। अब हम आ जाते हैं ज्योग्राफिकल के अंदर ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कि अगर हम बात करें ज्योग्राफिक सेंटर ऑफ इंडिया तो वो भी हमारे एमपी में ही आपको देखने को मिलेगा। एमपी में कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो कटनी डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। तहसील का नाम है धीमर खेड़ा, और धीमर खेड़ा के अंदर जो गांव है उसका नाम है मनोहर गांव। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो मनोहर गांव जो है इसका नाम किसके नाम पर दिया गया है, पॉलिटिशियन राम मनोहर लोहिया के नाम पे। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया, कि इंडिया का सेंटर कहाँ से गुजरता है, तो हमारे एमपी में कटनी से गुजरता है, धीमर खेड़ा के मनोहर गांव से। अब अगर हम बात करें अखंड भारत का बिंदु, कि मतलब अखंड भारत का सेंटर कौन सा है जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ, कंप्लीट इंडिया, तो वो आपको बरसाली में देखने को मिलेगा, बैतूल में। उसके अलावा अगर हम देखें तो अर्थ का सेंटर मोस्ट फेमस है हमारे उज्जैन में है, मंगलनाथ में, तो आप इसको अर्थ सेंटर के नाम से भी बुला सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको याद रखनी है।
अब हम आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस पे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस के पहले ज्योग्राफी में कुछ चीजें आपको हम लोग और देख लेते हैं कि अगर हम बात करें ज्योग्राफी के अंदर तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं रेनफॉल कि अगर हम बात करें एमपी का एवरेज रेनफॉल कितना है तो भाई ये है 112 सेंटीमीटर। ये एमपी का क्या है? एवरेज रेनफॉल। नेक्स्ट याद करो एमपी में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ होती है और सबसे कम रेनफॉल कहाँ होती है? तो सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ होती है? पचमढ़ी में होती है, तभी तो हम वहां पर घूमने जाते हैं। सबसे कम रेनफॉल कहाँ होती है? भिंड में होती है, गोहद जिले में। सॉरी, भिंड जिला है, गोहद नाम की जगह पे यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम एमपी का क्लाइमेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एमपी की बात करें तो बच्चों अपने यहाँ से कौन सी लाइन निकलती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमारा क्लाइमेट कैसा हो गया? ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी उसे बोला जाता है। तो एमपी के क्लाइमेट में क्या याद रखोगे आप? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, या फिर सब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट का दर्जा भी हम इसको दे सकते हैं। और क्या याद रखना है? सबसे अच्छा क्लाइमेट कहाँ का है और सबसे एक्सट्रीम क्लाइमेट कहाँ का है? सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? तो जैसे कि आप लोग खुद बताते हो कि ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है वहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ठंड पड़ती है, मतलब वो एक्सट्रीम क्लाइमेट वाला रीजन हो गया। तो क्लाइमेट में तुम लोगों को याद रखना है सबसे अच्छा क्लाइमेट हमारा कहाँ का है? मालवा का है। भाई ये तो बड़े बड़े हिस्ट्री में भी लोग बोल कर गए हैं कि मालवा का क्लाइमेट सबसे अच्छा है। किसने बोला था अच्छा? तो चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में एक चाइनीज विजिटर आया था जिसका नाम था फाहियान। उस फाहियान ने बोला था कि अगर भारत के अंदर सबसे अच्छा क्लाइमेट कहीं का है तो वो मध्य प्रदेश के मालवा रीजन का है। तो सबसे अच्छा या मॉडरेट क्लाइमेट कहाँ का है? मालवा का है। सबसे एक्सट्रीम क्लाइमेट की ठंड भी ज्यादा पड़ रही है और गर्मी भी ज्यादा पड़ रही है, ये कहाँ का है? तो इसको क्लब करके लिख दो, मध्य भारत। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लाइमेट एंड रेनफॉल। अब हम आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस पे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल नंबर ऑफ सीट्स एमपी को कितनी मिली है? 230 मिली है। इसमें से कुछ सीट्स रिजर्व्ड हैं, 82 सीट्स इसमें रिजर्व्ड है। किसके लिए रिजर्व्ड है? एससी के लिए 35, एसटी के लिए 47। राज्यसभा में एमपी को कितनी सीट्स मिली है? 11 सीट्स मिली है। नेक्स्ट है लोकसभा। तो लोकसभा में अगर हम बात करें तो एमपी को टोटल 29 सीट्स मिली है, जिसमें नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स कितनी है? 10 है। एससी को इसमें 4 है, एसटी को इसमें 6 है, और ये इनके पर्टिकुलर एरिया है। जो नाम मैंने एक साथ लिखे हैं इसका मतलब है कि इनको एक ही सीट मिली है, देवास और शाजापुर को मिलाकर। वहां पर रतलाम और झाबुआ को मिलाकर भी एक ही सीट मिली है। अब हम आ जाते हैं जुडिशियल स्टेटस पे। जुडिशियल स्टेटस में क्या खासियत है? तो हमारे एमपी में क्या है? हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में। तो जबलपुर के अंदर आपको एमपी का हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। भाई एमपी का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अगेन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि 1956 के बाद एमपी का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में है। बिफोर 1956 एमपी का हाई कोर्ट कहाँ पर था? तो इट वॉज इन नागपुर। अगर हम बात करें एमपी के जबलपुर के हाई कोर्ट की, तो जबलपुर का जो हाई कोर्ट है उसे किसने बनवाया है? तो उनका नाम है हेनरी एल्विन। किसकी मदद से बनवाया है? तो उनका नाम था राजा गोकुल दास। क्या नाम था? राजा गोकुल दास। उनके सहयोग से या उनकी मदद से ही क्या हुआ था? इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। अब इसी हाई कोर्ट की आपको कुछ बेंचेस वगैरह भी हमारे यहाँ देखने को मिलेगी। तो इसकी जो एक बेंच है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? इंदौर में, और एक बेंच कहाँ देखने को मिलेगी? ग्वालियर में। ये बेंचेस कब स्टैब्लिश की गई है? तो दैट ईयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 1968 में इसको यहाँ पर फॉर्म किया गया है। अभी एट प्रेजेंट यहाँ पर प्रपोज किया गया है भोपाल में कि अगली बेंच अगर एमपी की कहीं पर भविष्य में बनेगी हाई कोर्ट की तो कहाँ बनेगी? भोपाल में, जो कि प्रपोज्ड है। अब हम आ जाते हैं इकोनॉमिक स्टेटस पे। तो इकोनॉमी हमारी मेनली जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे आपको डिपेंडेंट देखने को मिलेगी। वैसे तो हमारे यहाँ कई सारी क्रॉप्स होती है, बट फिर भी अगर किसी में स्पेशलिटी है तो दैट इज सोयाबीन। एंड अलॉन्ग विथ सोयाबीन आपको यहाँ पर पल्सेस भी अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे, जो कि दालें होती है। नेक्स्ट हमारे पास 20 से भी ज़्यादा जो है आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे, बट अगर हम आगे हैं तो किसमें है? डायमंड में एंड कॉपर में। तो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ सिटीज। तो ये भी आपको याद रखने हैं कि आखिर एंशियंट टाइम में उन सिटीज के नाम क्या होते थे।
और एट प्रेजेंट हम उन्हें किन नाम से बुलाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये कौन सा रीजन है, ग्वालियर वाला रीजन है। तो ग्वालियर का एंशिएंट टाइम में क्या नाम होता था, तो इसे गोपांचल के नाम से बुलाया जाता था। फिर ग्वालियर के बाद आपको ये दतिया डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी और इस दतिया डिस्ट्रिक्ट को दिलीप नगर के नाम से बुलाया जाता था। फिर अगर हम बात करें सांची की, तो सांची को काकनाथ के नाम से बुलाया जाता था। आज की क्लास में जब हम इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो ये नाम आपको याद रखना है। फिर क्या है आपका सुहागपुर, तो सुहागपुर को क्या बुलाते थे भाई, तो सुहागपुर को विराटपुरी के नाम से भी बुलाया जाता था। अमरकंटक की अगर हम बात करें तो अमरकंटक को आम्रकूट के नाम से बुलाते हैं। डिंडोरी की अगर हम बात करें तो इसे रामनगर बुलाया जाता है। देन आ जाते हैं हम बालाघाट। बालाघाट की अगर हम बात करें तो बालाघाट को बूढ़ा के नाम से बुलाया जाता है। फिर अगर हम आ जाते हैं खंडवा में, और खंडवा में क्या फेमस है आपका, ओंकारेश्वर। तो ओंकारेश्वर का एंशिएंट नेम हुआ करता था मंधाता। फिर हम आ जाते हैं इधर आपके वेस्टर्न निमाड़ में। वेस्टर्न निमाड़ किसको बोलते हैं, खरगोन को बोलते हैं। ईस्टर्न किसको बोलते हैं, खंडवा को बोलते हैं। तो वेस्टर्न निमाड़ के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा महेश्वर। तो महेश्वर जो है इसको किस नाम से बुलाते थे, महिष्मती के नाम से बुलाया जाता था। मांडू जो है उसको क्या बुलाते थे, तो मांडू को शादियाबाद के नाम से बुलाया जाता था। देन अगर हम बात करें और क्या रह गया यहाँ पर आपका, तो उज्जैन। तो उज्जैन को किस नाम से बुलाते थे, अवंती के नाम से बुलाते थे। मंदसौर, तो मंदसौर को क्या बुलाते थे, दशपुर बुलाया जाता था। विदिशा, तो विदिशा को आपको बेस नगर या फिर इसे और क्या बुलाया जाता था, भेलसा बुलाया जाता था। तो ये आपके ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ सिटीज हैं। यस, अच्छा कटनी रह गया यहाँ पर, तो कटनी को बुलाया जाता था मुरवाड़ा। तो ये आपको एंशिएंट नेम्स जो है सारे के सारे याद रखने हैं। ये मैंने आपको पर्टिकुलर जगह का नाम बताया कि फॉर सपोज अगर हम बात करें यहाँ पर विदिशा की, तो विदिशा को पुराने जमाने में क्या बुलाते थे, बेसनगर या फिर भेलसा बुलाते थे। तो ये हमने पर्टिकुलर लोकेशन की बात करी कि भाई अमरकंटक है तो क्या बोलते हैं, आम्रकूट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर एरियाज की, कि जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्वालियर, तो पूरे के पूरे ग्वालियर क्षेत्र को किस नाम से बुलाते थे, तो ग्वालियर को बुलाया जाता था वत्स। क्या बुलाते थे, वत्स। कि ग्वालियर एरिया को किस नाम से बुलाते थे, वत्स के नाम से बुलाया जाता था। खजुराहो की अगर हम बात करें तो खजुराहो को क्या बोलते थे, चेदी बोला जाता था। निमाड़ क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो निमाड़ को अनूप के नाम से बुलाया जाता था। शिवपुरी की अगर हम बात करें तो शिवपुरी को नरवर के नाम से बुलाते थे। दमोह की अगर हम बात करें तो दमोह को तुंडीकर के नाम से बुलाया जाता था। तो ये पर्टिकुलर मैंने एरियाज की बात करी है। ग्वालियर को क्या बोलते थे, वत्स बोलते थे। खजुराहो को क्या बोलते थे, चेदी बोलते थे। निमाड़ को अनूप बोलते थे। शिवपुरी को नरवर एंड दमोह को तुंडीकर के नाम से बुलाया जाता था। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी।